नमस्कार दोस्तों, भाषा दिन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं PYQ सीरीज़, जबकि हम TGT की PYQ सीरीज़ जो है कंप्लीट कर चुके हैं। 2018 से 2023 तक के TGT के सारे हिंदी के सेट जो है मैं करा चुकी हूँ, चाहे वो सामान्य हिंदी है 15 नंबर वाली या फिर 60 मार्क्स की हिंदी है। TGT के सभी पेपर जो है हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और अपने स्कोर को जो है बढ़ा सकते हैं। आज हम करने वाले हैं लेवल 3 यानी कि PGT का पेपर। 2018 का पेपर आज हम करने वाले हैं। 15 नंबर की हिंदी में करा चुकी हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। आज हम करेंगे 60 नंबर की हिंदी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट विनती करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। आपके स्कोर को पक्का जो है बूस्ट करेगी, अच्छे स्कोर की तरफ आपको लेकर जाएगी। तो इसीलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस चैनल पर हिंदी कराई जाती है, चाहे आप छठी की तैयारी कर रहे हैं या IAS की। आपके नंबरों को बढ़ाने में हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, लेकिन आपको भी हमारे साथ जुड़ना होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नों की श्रृंखला। प्रश्न संख्या 91 से 150 तक के प्रश्न हम करने वाले हैं। इससे पहले 15 प्रश्नों को मैं करा चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। असंगत युग्म का चुनाव कीजिए और हमें विकल्प दिए गए हैं। 1 गुप्तधन प्रेमचंद, 2 विविध प्रसंग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 कुहासा अमरकांत, 4 तिरछी रेखाएं हरिशंकर परसाई। तो इसमें हमें असंगत युग्म छांटना है। तो देखिए, विविध प्रसंग जो है आचार्य हजारी प्रसाद जी की रचना नहीं है, तो दूसरा विकल्प ही हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 देखिए, निम्न नाटकों में से कौन सा भारतेंदु द्वारा विरचित मौलिक नाटक नहीं है। 1 प्रेम जोगिनी, 2 नील देवी, 3 अंधेर नगरी, 4 विद्या सुंदर। तो देखिए, इसमें से विरचित मौलिक नाटक नहीं है, ठीक है, लिखा है लेकिन मौलिक नहीं है उनका, तो वो है विद्या सुंदर। ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 देखिए, कन्नड़ की मीरा किस लेखिका को कहा जाता है। और हमारे विकल्प हैं। 1 अक्क महादेवी, 2 ललद, 3 महादेवी वर्मा, 4 आंडाल। तो कन्नड़ की मीरा किसे कहा जाता है? अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा भी कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 94 देखिए, आलोचकों ने किस कवि के लिए कहा है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। और हमारे विकल्प हैं। 1 राजेश जोशी, 2 मुक्तिबोध, 3 कुंवर नारायण, 4 उमा शंकर जोशी। तो देखिए, इसमें जो है कुंवर नारायण जी के लिए कहा गया है कि इनकी जो भाषा है उसमें व्यर्थ का उलझाव या अखबारी सतहीपन नहीं है, बल्कि साफ सुथरापन है। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95, मनोहर श्याम जोशी को कयाप के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और विकल्प देख लेते हैं। 1 2003 में, 2 2004 में, 3 2005 में या फिर 4 2006 में। तो मनोहर श्याम जोशी जी हैं, उन्हें 2005 में क्या आपके लिए जो है अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 96 देखिए, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। और सूची हमें 2 दी गई हैं और हमें उन्हें सुमेलित करना है और बताना है कौन सा है जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो सूची 1 में देखिए, जगत विनोद, कृपाकंद, 3 सुजान विनोद, 4 दूषण उल्लास। दूसरी सूची में है 1 भूषण, B देव, C पद्माकर, D घनानंद। देखिए, इसमें हमें बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। तो जगत विनोद किसकी है? पद्माकर जी की रचना है, तो पहले का C। दूसरा है कृपाकंद, कृपाकंद किसकी है? तो कृपाकंद घनानंद की है। दूसरे का ऑप्शन D सुजान विनोद। सुजान विनोद की अगर हम बात करें तो ये देव की रचना है, ठीक है। और दूषण उल्लास किसकी रचना है?
भूषण जी की। तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 देखिए, भारत मित्र पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित होती थी, जिसके संपादक थे। और विकल्प है 1 कार्तिक प्रसाद खत्री, 2 बालमुकुंद गुप्त, 3 सदानंद मिश्र, 4 तोताराम। तो किसके जो है संपादक बताने हैं हमें भारत मित्र पत्रिका के, जो कहाँ से प्रकाशित होती थी, कोलकाता से। तो उसके संपादक कौन थे, बालमुकुंद गुप्त। ठीक है, दूसरा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 98। भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और विकल्प है हमारे 1 सूरदास, 2 नंददास, रसखान, मीरा, 2 नंददास, सूरदास, मीरा, रसखान, 3 रसखान, सूरदास, नंददास, मीरा, 4 सूरदास, मीरा, नंददास, रसखान। तो हमें बताना है इसमें कौन से विकल्प में जो है उचित आरोही क्रम में जो है ये लगे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है सूरदास, उसके बाद मीरा, उसके बाद नंददास और अंत में रसखान। तो 98 का विकल्प 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 देखिए, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। 1 सतिया स्वस्तिक चिन्ह, 2 भुंजा भुना हुआ अन्न, 3 10 तपा तपते 10 दिन, 4 बाजी यानी दादी। ठीक है, तो हमें असंगत विकल्प का चयन करना है। तो जो बाजी है वो दादी के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, बाकी ऊपर के तीनों विकल्प सही हैं, लेकिन चौथा विकल्प जो है हमारा असंगत है, गलत है। प्रश्न संख्या 100 देखिए, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। त्रिलोक सिंह के इस कथन को लेखक ने क्या कहा है। 1 सर्जन की चमक, 2 जबान का चाबुक, 3 जबान की धार, 4 जबान की तलवार। तो प्रश्न संख्या 100 का जो सही जवाब होगा वो होगा जबान का चाबुक। देखिए, कभी भी आप अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से, या फिर आप अगर वाक्य को पढ़ते हैं तो भी आपको थोड़ा सा एहसास हो जाता है कि इसमें क्या सही होगा। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा, मतलब वो उन पे व्यंग कर रहे हैं, अपने जबान से चाबुक से वो उन्हें मार रहे हैं। ठीक है, तो विकल्प 2 जो है वो 100 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 101। तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूँ देखकर छोटों की बड़ाई, प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों के रचयिता कवि कौन है। और हमारे विकल्प हैं 1 कुंवर नारायण, 2 राजेश जोशी, 3 आलोक धनवा, 4 उमा शंकर जोशी। तो तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पता से, ये किसने कहा है, उमा शंकर जोशी की ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है, तो विकल्प 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 102। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह में संकलित है। और हमारे विकल्प हैं 1 हम हशमत, 2 जिंदगी नामा, 3 शब्दों के आलोक में, 4 दिलो दानिश। तो मियां नसरुद्दीन जो कि सिलेबस में भी लगा हुआ है वह हम हशमत संग्रह में संकलित है। पहला ही विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए। प्रश्न संख्या 103। हरिणी के नैनानू ते हरिणी के ये नैन, उक्त काव्य पंक्ति में किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। 1 यमक श्लेष, 2 यमक उपमा, 3 यमक वक्रोक्ति, या फिर 4 यमक प्रतीप। तो देखिए, यमक का तो इसमें प्रयोग हुआ है क्योंकि चारों में ही जो है यमक दिया हुआ है, लेकिन लास्ट में जो है वो अलग है। पहले में श्लेष है, दूसरे में उपमा, तीसरे में वक्रोक्ति और चौथे में प्रतीप। तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें यमक के साथ साथ प्रतीप अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 104 देखिए। प्रभु प्रलाप सुनी कान, बिकल भय बानर निकर, आई गौ हनुमान जिमी करुणा, महम वीर रस। उक्त छंद का प्रकार क्या है। 1 दोहा, 2 रोला, 3 सोरठा, 4 उलाला।
तो देखिए जो ऊपर छंद दिया गया है वो कौन सा है, वो सौरठा छंद है। तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सौरठा छंद का यह उदाहरण है। ठीक है, प्रश्न संख्या 105 देखिए, जकी उपनाम से हिंदी में कौन से कवि उर्दू में लिखते थे? और हमारे विकल्प हैं 1 सत्यनारायण कवि रत्न, 2 श्रीधर पाठक, 3 जगन्नाथ दास रत्नाकर, 4 राधाचरण गोस्वामी। तो जकी नाम से कौन लिखता था ये हमें बताना है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जो है पहले जकी के उपनाम से उर्दू में लिखते थे। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 106 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? 1 जैनेन्द्र की पहचान हिंदी साहित्य में एक गंभीर कथाकार एवं चिंतक के रूप में है। 2 साहित्य का श्रेय और इनका विचार प्रधान निबंध संग्रह है। 3 वातायन तथा नीलम देश की राजकन्या इनके प्रमुख उपन्यास है। 4 जैनेन्द्र का जन्म सन 1905 में तथा निधन 1990 में हुआ है। तो देखिए हमें असंगत बताना है। ठीक है, तो असंगत इसमें से कौन सा है? तो वातायन और नीलम देश की राज्य कन्या इनके प्रमुख उपन्यास है, यह बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, इसमें विधा जो है अलग है, क्योंकि ये वातायन नीलम देश की राजकन्या ये उपन्यास नहीं है। ठीक, तो विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 देखिए, प्रश्न संख्या 107 है, द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से अंग्रेजी में 1952 में प्रकाशित एनी फ्रैंक की डायरी मूलतः किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? और हमारा विकल्प है 1 इतालवी भाषा में, 2 स्पेनिश भाषा में, 3 ग्रीक भाषा में, या फिर 4 डच भाषा में। ठीक है, द डायरी ऑफ द यंग गर्ल सबसे पहले जो है वो कौन सी भाषा की है? वो डच भाषा की रचना है। ठीक, तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 देखिए, असंगत शब्द युग्म का चयन कीजिए। पहला विकल्प देखिए 252 वैष्णवों की वार्ता गोकुलनाथ, 2 बेताल पच्चीसी सूरती मिश्र, 3 श्रृंगार रस मंडन नाभादास, 4 अगहन महात्म्य बैकुंडमणि शुक्ल। तो इसमें हमें असंगत युग्म छांटना है, तो श्रृंगार रस मंडन नाभादास की नहीं है, विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 देखिए, ए जीवन के पारावार बादल राग कविता में उक्त संबोधन किसके लिए किया गया है? 1 आशा के लिए, 2 बादल के लिए, 3 जीवन राग के लिए, या फिर 4 हर्ष के लिए। तो ए जीवन के पारावार में बादल को संबोधित किया जा रहा है, बादल को बुलाया जा रहा है। ठीक है, उसको जीवन का पारावार कहा जा रहा है, तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 देखिए, सहर्ष स्वीकारा है मुक्तिबोध की यह कविता किस संकलन में संकलित है? और हमारे विकल्प हैं 1 चांद का मुँह टेढ़ा है, 2 काठ का सपना, 3 भूरी भूरी खाक धूल, 4 सतह से उठता हुआ आदमी। तो सहर्ष स्वीकारा है मुक्तिबोध जी की रचना है, लेकिन यह किस में संकलित है? यह संकलित है भूरी भूरी खाक धूल। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 111, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। 1 शिरीष के फूल कल्पद्रुम, 2 काले मेघा पानी दे संस्मरण, 3 भक्तिन स्मृति की रेखाएं, 4 बादल राग अनामिका। तो देखिए इसमें भी हमें जो है असंगत विकल्प को छांटना है। शिरीष के फूल कल्पद्रुम में है, यह असंगत है, तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 देखिए, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? 1 रघुवीर साहब फिराक, 2 रघुपति साहब फिराक, 3 रघुपति सराय फिराक, 4 रघुपति सिंह फिराक। तो देखिए फिराक गोरखपुरी नाम से वो लिखते हैं, लेकिन उनका मूल नाम अलग है, और हमें बताना है मूल नाम उनका क्या है। तो उनका मूल नाम क्या है? रघुपति सहाय फिराक। ऑप्शन 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 देखिए, निम्नलिखित भारतेंदु युगीन कवियों को उनके जीवन काल की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और हमारे विकल्प हैं 1 प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह, नवनीत चतुर्वेदी, 2 राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, नवनीत चतुर्वेदी,
3 प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, नवनीत चतुर्वेदी, या फिर 4 जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास या नवनीत चतुर्वेदी। तो देखिए भारतेंदु योगीन कवियों को हमें जीवन काल की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले आते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, उसके बाद जगमोहन सिंह, उसके पश्चात राधा कृष्ण दास और अंत में नवनीत चतुर्वेदी। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 114 देखिए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? और हमारे विकल्प हैं 1 कुंवर नारायण, 2 आलोक धनवा, 3 रघुवीर सहाय, 4 हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए जो ये पंक्तियां हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, ये हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। तो चौथा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 115। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के संबंध में असंगत कथन छांटिए। और हमारे विकल्प हैं 1 माधवानल कामकंदला मुख्यतः दोहा चौपाई शैली में रचित है, 2 अनुराग बांसुरी के रचयिता नंददास है, 3 रूप मंजरी में प्रेम के महत्व को रेखांकित किया गया है, 4 यूसुफ जुलेखा के रचनाकार शेख निसार है। तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के संबंध में जो असंगत कथन है वह है अनुराग बांसुरी के रचयिता नंददास है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 116। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ठीक है, और हमारे विकल्प हैं 1 नरेश मेहता, 2 हरिनारायण शर्मा, 3 धर्मवीर भारती या फिर 4 रघुवीर सहाय। तो देखिए इसमें जो दूसरे तार सप्तक के नहीं हैं वो हैं हरिनारायण शर्मा। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 देखिए। स्पीति में बारिश की विधा क्या है? 1 डायरी, 2 संस्मरण, 3 यात्रा वृत्तांत, 4 रेखा चित्र। ठीक है, तो स्पीति की बारिश जो है कैसी है? यात्रा वृत्तांत की विधा में लिखा गया है। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118 देखिए। अष्टछाप के लोकप्रिय कवि नंददास को किसने दीक्षित किया था? 1 वल्लभाचार्य, 2 गोसाई विठलनाथ, 3 गोकुलनाथ, 4 सूरदास। तो अष्टछाप के जो लोकप्रिय कवि नंददास है उसको किसने दीक्षित किया था? तो गोकुल विठलनाथ जी ने दीक्षित किया था। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 देखिए। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेलनी तुलनी पूछी जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध रचना का अंश है? 1 रामायण, 2 रामचरितमानस, 3 हनुमान बाहुक, 4 रामचंद्रिका। तो देखिए जो ऊपर पंक्तियाँ दी गई हैं वो रामचंद्रिका का अंश है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 120 देखिए। इसमें हमें तर्क और कथन दिया हुआ है और हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्थापना देखते हैं पहले। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में पैठ है, जीवन में जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों को उन्हें अचूक समझ है। तर्क देखिए। तुलसी लौकिक व दार्शनिक स्तर के सभी द्वंद्वों का चित्रण करते हैं। उनकी भक्ति शास्त्र उन्मुख है, लोक उन्मुख नहीं है। और हमें विकल्प दिए गए हैं। 1 ए व आर दोनों सही है, 2 ए सही है आर गलत है, 3 ए गलत है आर सही है, 4 ए सही है आर आंशिक सही है। तो देखिए इसमें ए तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तुलसीदास की लोक शास्त्र दोनों में पैठ है और जीवन जगत में व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ है। लेकिन तर्क में जो उन्होंने लिखा है लोक उन्मुख नहीं है। बाकी सारा सही है लेकिन लोक उन्मुख भी है,
लेकिन उन्होंने लिखा है लोक उन्मुख नहीं है, तो इसलिए यह आंशिक रूप से सही हो जाता है। तो विकल्प 4 जो है हमारा सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 122 और हमारा विकल्प है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द विकल्प में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए। 1 मागध, 2 आंजन्य, 3 वैचित्र्य, 4 मार्कंडे। तो अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय जो होते हैं कौन से होते हैं? वंशवाद वाले होते हैं। ठीक है, तो 122 का अगर हम बात करें तो ऑप्शन 3 वैचित्र्य जो है सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 देखिए। कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? 1 कर्मधारय, 2 बहुब्री, 3 द्वंद्व, 4 तत्पुरुष। तो देखिए इसमें जो पीताम्बर शब्द जो अंडरलाइन किया हुआ है वो कौन सा है? वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 124। निम्नलिखित लेखक मंडल में किसकी भाषा चुटीली और मुहावरेदार है? 1 सदाशिव लाल, 2 इंशाअल्लाह खां, 3 लल्लू लाल, 4 सदल मिश्र। तो इनमें इंशाअल्लाह खां जी की जो भाषा थी वो चुटीली और मुहावरेदार थी, तो विकल्प दूसरा जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 देखिए। सर्वनाम से निर्मित विशेषण है। 1 रक्तिम, 2 सभ्य, 3 कैसा, 4 आदरणीय। तो 125 में जो सर्वनाम से निर्मित है वो क्या है? कैसा। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126 देखिए। किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? और हमारे विकल्प हैं 1 पराजिका, 2 पराध्वनि, 3 पराभूत, 4 परांतक। तो परा उपसर्ग का प्रयोग जिसमें नहीं हुआ है वो है परांतक। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? घोषवर्ण ज, घ, न, ग, 2 अघोषवर्ण थ, झ, ट, फ, 3 अल्पप्राण ब, य, ड, ढ और महाप्राण ख, ढ, भ, ठ। तो इसमें हमें जो सुमेलित विकल्प नहीं है हमें बताना है। तो देखिए थ, झ, ठ, फ यह है अघोषवर्ण नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 128। सुनंदा बुद्धिमती है। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताइए। 1 उद्देश्य विशेषण, 2 विधेय विशेषण, 3 प्रविशेषण, 4 तुलनात्मक विशेषण। तो सुधा बुद्धिमती है, यह कौन सा विशेषण है? तो यह विधेय विशेषण है। दूसरा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। 1 दर हकीकत, हकीकत में, 2 मरणोपरांत, मरने तक, 3 सानुज, अनुज के साथ, 4 अनुरूप, जैसा रूप है वैसा। तो देखिए इसमें हमें असंगत बताना है और मरणोपरांत जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। मरणोपरांत होता है मरने के पश्चात, ना कि मरने तक। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 130। संज्ञा पद का विकारक पद कौन सा नहीं है? ठीक है, विकल्प है 1 लिंग, 2 वचन, 3 कारक, 4 काल। तो हमें बताना है इसमें कौन सा संज्ञा पद का विकारक नहीं है। तो जो काल है वो संज्ञा पद का विकारक नहीं होता है। विकल्प चौथा जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा पद के विकारक पद कौन कौन से हैं? लिंग, वचन, कारक, लेकिन काल नहीं है। प्रश्न संख्या 131। शब्दकोश के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प को चुनिए। और हमारे विकल्प हैं 1 अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग को अलग अक्षर ने मानकर ये ध्वनियाँ संबंधित वर्णों के साथ ही रखी जाती है। 2 कै वर्ण के पश्चात 6 वर्ण, जय वर्ण के पश्चात गै वर्ण
तय वर्ण के पश्चात त्रय वर्ण तथा सै वर्ण के पश्चात श्रेय वर्ण का प्रयोग होना चाहिए। 3, शब्दकोश में पंचम वर्ण ढ, न, ण किसी शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं। और चौथा है, शब्दकोश में हिंदी के शब्दों को देवनागरी लिपि की मानक वर्णमाला के अनुसार रखा जाता है। तो हमें बताना है अनुपयुक्त कौन सा विकल्प है। ठीक है, तो कै वर्ण के पश्चात शय वर्ण, जय वर्ण के पश्चात जय वर्ण, सेकंड ऑप्शन जो है वो अनुपयुक्त विकल्प है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 132 देखिए, अशुद्ध संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। और हमें विकल्प दिए गए हैं तड़ित धन ज्योति, तड़ी ज्योति, विद्युत धनचर्या, विदचर्या, 3 है पद धन लवन, पल्लवन, और 4 है उत धन दव, उद्धव। तो 132 में अशुद्ध संधि विच्छेद वाला विकल्प हमें देखना है। तो अगर हम अशुद्ध की बात करें तो उत धन धव उद्धव अशुद्ध है। तो 132 का ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 133 देखिए, संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। 1, उत्तम, उत्तमरण, अधमरण गुण संधि है। 2, वाणोचित्य, पित्रोत्सुकता, वृद्धि संधि। 3, भयवैश्वर्य, साधोदार्य, यण संधि। 4, श्रावण, धावक, अयाधि संधि। तो संधि की दृष्टि से अगर हम अनुचित की बात करें तो वाणोचित्य, पित्रोत्सुकता, वृद्धि संधि नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहकर संबोधित किया है। 1, अभिजात्यवाद, 2, अस्तित्ववाद, 3, अभिव्यंजनावाद, 4, स्वच्छंदतावाद। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अभिव्यंजनावाद को जो है वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहकर संबोधित किया है। विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को सुमेलित कीजिए। पंक्तियां हमें दी गई हैं, ठीक है, और हमें इन्हें सुमेलित करना है। आगे के कवि रीझी है तो कविताई न तो राधिका, कलाई सुमिरन को बहानो है। 2, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चारू गुराई। 3, यह प्रेम के पंथ कराल, महातरवारी की धार पे धावनी है। और 4, जान तिहारी सो मेरी दशा, यह को समझे अरु कही सुनाऊं। और सूची 2 में दिए गए हैं हमें रचनाकार। ए, मतीराम, बी, बोधा, सी, भिकारी, डी, घनानंद। और नीचे हमें जो है बताना है कौन सा विकल्प जो है इसमें सही है। ठीक है, तो 135 की अगर हम बात करें तो देखिए, पहला जो है आगे के कवि रीझी है तो कविताई, ठीक है, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है भिखारी दास जी ने। तो पहले का सी हो जाता है। तो देखिए सी ऑप्शन किस में है? 4 में और 2 में है। तो पहला और तीसरा तो कट हो जाता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा दोनों का ए है, लेकिन तीसरा यह है प्रेम को पथ कराल, महातरवारी की धार पे धावनी है। ठीक है, और ये किसकी है? तो ये बोधा जी की है। तो तीसरे का बी, तो ऑप्शन 4 है जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 136 देखिए, आचार्य विश्वनाथ प्रदत्त काव्यदोष की यथातथ्य परिभाषा है। 1, महान निर्दोषिता गुना। 2, रसप्रकाश का दोषा। 3, विप्रस्था गुना काव्येषु कीर्तिता। 4, गुण विपर्यथात् मनो दोषा। तो इसमें आचार्य विश्वनाथ जी ने जो काव्यदोष की यथातथ्य परिभाषा दी है वो हमें बतानी है कौन सी है। तो देखिए, रसा अपकर्ष का दोषा, यह आचार्य विश्वनाथ जी की परिभाषा है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137 देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। 1, मुमूर्षा। 2, विभीषिका। 3, शुश्रूषा। 3,
शुश्रूषा, 4 त्रिपुरारी। तो अशुद्ध वृत्ति वाला शब्द हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें मुमूर्षा जो है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी किस में है? मुमूर्षा में है। तो 137 का पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118 देखिए, उच्चारण स्थलों की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। कंठ ओष्ठ ओ ओ, 2 कंठतालु ए ए, 3 मूर्धा र श, 4 दंत नासिका ण न। तो उच्चारण स्थल की दृष्टि से अगर हमें असंगत चुनना है तो देखिए न ण ये दंत नासिका नहीं है, तो चौथा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 139, शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। 1 31, 2 श्रेष्ठा, 3 14, 4 53। तो इसमें हमें शुद्ध चुनना है। तो देखिए जो 53 लिखा हुआ है वह शुद्ध है। चौथा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140 देखिए, शब्दार्थ की दृष्टि से बेमेल को छांटिए। 1 अहम, खास, विशेष, अहम, मैं का प्राय। 2 कीर्तिमान, यशस्वी, कीर्तिमान, उपलब्धि, रिकॉर्ड। 3 जंग, युद्ध, जंग, लोहे पर लगने वाला मोर्चा। 4 जिला, प्रभा, चमक, ज़िला, जनपद। तो हमें बताना है इसमें से बेमेल कौन सा है। तो देखिए इसमें बेमेल में अगर हम बात करें तो कीर्तिमान, यशस्वी ये है उचित नहीं है, बेमेल है, तो दूसरा ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141, कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर माना जाता है। रेखांकित पद में संज्ञा भेद इंगित कीजिए। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 प्राणीवाचक संज्ञा, 4 समूहवाचक संज्ञा। तो कालिदास को नाट्य जो जगत है उसका शेक्सपियर माना जाता है, तो ये किसकी तरफ इंगित करता है? संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा भेद की तरफ करता है। तो दूसरा ही विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142 देखिए, असंगत कथन चुनिए। 1 स्थायी भाव अंतः रसत्व को प्राप्त करते हैं। 2 विषय आरंभ से अंत तक काव्य में उपस्थित रहते हैं, वे स्थायी भाव कहलाते हैं। 3 वे व्यक्ति या पदार्थ जो भावोत्तेजना के मूल कारण हैं, वे स्थायी भाव हैं। 4 स्थायी भाव वे भाव हैं जिन्हें कोई विरुद्ध या समान भाव दबा नहीं सकता। तो अगर हम असंगत कथन की बात करें 142 में, तो वे व्यक्ति या पदार्थ जो भावोत्तेजना के मूल कारण है, स्थायी भाव है, बिल्कुल ही असंगत है। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 143 देखिए, समास की दृष्टि से असंगत को चुनिए। 1 जातिगत कर्म तत्पुरुष, 2 रणविमुख करण तत्पुरुष, 3 वनमानुष लुप्त पद तत्पुरुष, 4 खुश नसीब कर्मधारी। तो समास की दृष्टि से अगर हम असंगत की बात करें तो रणविमुख करण तत्पुरुष है, यह बिल्कुल गलत है। तो 143 का सेकंड ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144, किस विकल्प में नाम धातु क्रिया नहीं है? 1 धुलवाना, 2 बतियाना, 3 ललचाना, 4 सठियाना। तो नाम धातु क्रिया जिसमें नहीं है वो है धुलवाना। पहला ही विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145 देखिए, छोटे को खाना खिलाओ वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? छोटे को, खाना, खिलाओ या इनमें से कोई नहीं। तो हमें विशेषण बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है कोई भी विशेषण नहीं है। जैसा कि आपको पता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, लेकिन इसमें सीधा लिखा है छोटे, ठीक है। छोटे बच्चे को खाना खिलाओ, छोटे भाई को खाना खिलाओ, अगर इस तरह से होता तो हमें विशेषण मिल जाता, लेकिन इस वाक्य में कहीं पर भी विशेषण पद नहीं है। तो विकल्प 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146 देखिए, संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प को छांटिए। 1 कुसुम धन आकार कुसुमाकार, 2 कंटक धन अकीर्ण कंटकाकीर्ण, 3 स्व अनुभूत
स्वानुभूत, 4 खग धन आश्रय खगाश्रय। तो संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प का चयन हमें करना है। तो इसमें कंटक अंकीर्ण जो है वह अनुचित है, तो सेकंड विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 147 देखिए, अकर्मक क्रिया से रहित वाक्य कौन सा है? 1 भिखारी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। 2 पिताजी पलंग पर सो रहा है। 3 सीमा बगीचे में टहल रही है। 4 मोहन ऊँट को दौड़ाता है। तो इसमें हमें अकर्मक क्रिया बतानी है, और अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म नहीं होता। ठीक, तो रहित बताना है, तो मोहन ऊँट को दौड़ाता है। विकल्प 4 जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148 देखिए, असुमेलित विकल्प चुनिए। विधुर धन्य वैधुर्य। 2 बद्री धन अयन बादरायन। 3 नोक धन ईला नुकीला। 4 दंपत्ति धन्य दाम्पत्य। तो हमें असुमेलित विकल्प बताना है, तो बद्री धन आयन बादरायन जो है हमारा असुमेलित हो जाता है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 1 भोगिनी नारी। 2 अपराधी स्त्री। 3 हितकारिणी माता। 4 विवेकी पुरुष। तो हमें बताना है जो सुमेलित नहीं है। तो देखिए, भोगिनी नारी, लेकिन अपराधी स्त्री जो है वो सुमेलित नहीं है। दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, अंतिम प्रश्न, किस विकल्प में एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 1 दुर्विदग्ध। 2 दुर्दमनीय। 3 समाधि। 4 प्रविधि। तो देखिए, 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन है जिनमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन केवल एक ऐसा शब्द है जिसमें एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो हमें वही विकल्प हमें बताना है। तो जो दुर्दमनीय है उसमें दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का पीजीटी का पेपर 2018 का 60 मार्क्स का। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ।